अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ख्याल रखें बेटा अपना, आराम करें और आराम तो करें, साथ साथ ज़्यादा भी आराम ना करें। साथ में अपने एक्चुअली ना अपने टाइम टेबल को और अपने स्केड्यूल को मैनेज करें। ना तो 24 घंटे आपसे पढ़ने की कोई डिमांड करता है और ना आप पढ़ सकते हैं, और ना मेरा ख्याल है इस दुनिया में कोई शख्स, माँ बाप, कोई भी आपको 24 घंटे पढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं जनाब 24 घंटे में से 18 घंटे खेलता रहूँ, या मैं लैपटॉप पे लगा रहूँ, या मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या पबजी पे, गेम्स पे मैं लगा रहूँ, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बेटा अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखें। अगर आपने अपना होमवर्क मुकम्मल किया होगा ना, अगर आपने अपना जो काम है, जो काम आपको दिया गया वो आपने मुकम्मल किया होगा ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे होंगे जो काम मुकम्मल कर लेने के बाद भी आपको कहेंगे नहीं पुत्र तू किताबा लेके बैठ। ऐसे नहीं होता। अगर आपने काम मुकम्मल किया हुआ है, अपना जो भी कोर्स वर्क है, जो भी आपका कॉलेज का चल रहा है मामला, तो आपने असाइनमेंट्स अपनी मुकम्मल की हुई हैं, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए गेम खेल लेते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी रखते हैं या बाहर गेम के लिए जाते हैं, तो दैट इज़ गुड इनफ आई थिंक। तो इसलिए अपने आप को, अपने टाइम को इस लिहाज से बैलेंस करें और मैनेज करें, तो ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़िंदगी में आसानी होगी। सबसे बच्चों हम बात कर रहे थे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन की, और उसमें हमने जनाब अली बोरेक्स को डिस्कस करना आई गेस स्टार्ट कर दिया था। हमने इसका जो वो था क्या उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर Na2B4O7 का, मैंने बड़ी खूबसूरती से आपको यहाँ पे कोशिश की थी बना के दिखा देने की, और आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। अगर इसमें कोई इशू है, कोई कन्फ्यूजन है, तो ऑब्वियसली यू कैन कमेंट अस, तो आप कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, दैट थिंग विल बी क्लैरिफाइड इंशाल्लाह। आए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं ज़रा। अच्छा, बोरेक्स को जो पहले मैन्युफैक्चर किया जाता था ना, ये बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया करता होता है कि जी बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने का तरीका बताएं, तो इसलिए इस हवाले से जहन में रखना है इसका। बोरेक्स को जो पहले मैन्युफैक्चर किया जाता था ना, वो किया जाता था कि आप बोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते थे सोडियम कार्बोनेट के साथ। हम क्या करते थे कि इसको मैन्युफैक्चरिंग, हम क्या करते थे कि ये जो था इसका बोरिक एसिड का सॉल्यूशन, इसको करते थे हीट, इसको हीट करते थे और उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडा ऐश डालते। सोडा ऐश मतलब सोडियम कार्बोनेट, तो H3BO3 इसका रिएक्शन करवाया जाता था Na2CO3 के साथ, और इसके नतीजे में आपको हासिल होता था Na2B4O7, और साथ में आपको, मुझे बताएं ज़रा यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए। चलें, एक तो आपको मिल गया Na2B4O7, ये मैंने बता दिया आपको, ये एक आपको कैसे मिला है, मैं बता देता हूँ ये कैसे मिला है, और मुझे ये बताएं कि साथ क्या मिलना चाहिए। बेटा एक बात, टिप वाली बात जहन में रख लो, वो ये कि जब भी एसिड रिएक्शन कर रहा होगा ना किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें कार्बोनेट होगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये देखें एसिड है, H3BO3 क्या है? एसिड है। अब बात हो चुकी है पहले हमारी कि H3BO3 क्या है, ये एसिडिक है, सारे ये सारे एसिडिक प्रॉपर्टी, वीक एसिड है लेकिन है एसिडिक की। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये इसमें Na2B4O7 ये आपस में मिलता है, Na2BO3 ये आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं Na2B4O7। पीछे बचा क्या? ये देखें जरा, यहाँ से दो ऑक्सीजन निकल गए इन द फॉर्म ऑफ CO2, ऐसे ही पीछे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे? एक। यहाँ से दो हाइड्रोजन और ये वाला एक ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? H2O। इन्होंने क्या मिलकर बना दिया? H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लें। इक्वेशन बैलेंस इसने कैसे की हुई है? यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा साथ में 6। देखें ज़रा, सेटिस्फाई होगी सारी चीज़ें।
Na2 सोडियम 2 है, दोनों तरफ 2 है, इसको रेज कर देता हूँ। Na2 सोडियम 2 और उसके बाद B4 आ गया। उसके बाद हाइड्रोजन 4 ज़रब 3 12, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन 3 4 3 12, 12 और 3 15, 7 और 2 9, 9 और 6 15। ठीक हो गया, ये बैलेंस हो गया आपका। ये बस एक टिप थोड़ी सी जेहन में रख लें कि जहाँ पे कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा होगा इसके साथ हाइड्रोजन के सॉरी एसिड्स के साथ, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक चीज़ तो सॉल्ट बन रही होगी और साथ में दूसरा कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो बेटा ये जो आपको मिला है ना Na2B4O7, ये आपका क्या है, बोरेक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसीजर देखें ज़रा, इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखें। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो मामला है ना बोरिक एसिड यूज़ करने वाला, H3BO3 यूज़ करने वाला, ये है ज़रा ओल्ड। अब जो हमारे पास लेटेस्ट इंडस्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चल रहा है ना तरीका, वो चल रहा है कोलेमेनाइट से। कोलेमेनाइट आपको पता होना चाहिए, बताएं कोलेमेनाइट का नाम सुना क्या आपने? कोलेमेनाइट याद किया होना चाहिए। कहाँ पे यूज़ हुआ है कोलेमेनाइट का वर्ड? कोलेमेनाइट का वर्ड बेटा यूज़ हुआ है आपके बोरोन की ओर्स में। पेज नंबर 38 के ऊपर जो मैंने शुरू वाले आपको इसमें ओर्स बताई थी, पहली बोरेक्स और टिंकल लिखी हुई है, दूसरी लिखी हुई है कोलेमेनाइट, और इसका फार्मूला होता है Ca2B6O11 और साथ में इसमें वाटर मॉलिक्यूल हैं 5, Ca2B6O11। इसका रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ ही। पहले हमने उसको बोरिक एसिड को यूज़ किया था, लेकिन अब हम जो लेटेस्ट तरीका है इसमें यूज़ कर रहे हैं कोलेमेनाइट को। उसकी वजह ये है कि इसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल हो जाती है और इसमें बोरिक एसिड नहीं कंज्यूम होता हमारा। हम करवाते हैं रिएक्शन Na2CO3 के साथ। अच्छा, एक बात और नोटिस करें कि ये जो Ca2B6O11 मैंने लिखा ना, इसके साथ मैंने 5 वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखा, क्योंकि इसके लिए एनहाइड्रस कोलेमेनाइट यूज़ किया जाता है। एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसने लिखा नहीं हुआ। देखें पेज नंबर 39 के ऊपर पॉइंट नंबर 2 में, नाउ डेज बोरेक्स इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्शियम बोरेट, फाइनली पाउडर्ड कोलेमेनाइट इज बॉइल्ड। फाइनली पाउडर्ड एनहाइड्रस कोलेमेनाइट होता है बेसिकली ये। तो एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है? एनहाइड्रस, हाइड्रो का वर्ड यूज़ हम किया करते हैं हम केमिस्ट्री में वाटर के लिए, और वो यूज़ किया करते हैं नो के लिए, नहीं के लिए। तो इसका मतलब है कि नो वाटर। क्लियर हो गया? तो जहाँ पे भी एनहाइड्रस का वर्ड यूज़ होगा इट मीन्स नो वाटर, विदाउट वाटर। वाटर एलिमिनेटेड है, वाटर उसमें से ड्राइड अप किया हुआ है, उसमें से निकाला हुआ है। अच्छा जी बेटा, उसके बाद जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो इसमें हमें 3 प्रोडक्ट्स हासिल होती है। देखें ज़रा, एक तो ये बन जाएगी, ये देखें कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिलके क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। पीछे जो बचा है ना Na2 और B6O11, ये आपस में मिलता है और हमें 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट देता है, 2 तरह की प्रोडक्ट देता है। वो 2 तरह की प्रोडक्ट कौन सी है? एक तो हमारी होती है काम की, फौरी तौर पे Na2B4O7, जो हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग का मकसद था बोरेक्स मैन्युफैक्चरिंग का, Na2B4O7। एक तो ये होती है। दूसरी इसमें साथ में बनती है NaBO2। बड़ा अच्छा बच्चा होगा जिसको देखते ही NaBO2 का पता चल जाए कि ये NaBO2 क्या है, ये कहाँ से आया है और ये क्यों आया है। सोचें ज़रा, NaBO2 कहाँ से आया, ये क्या है NaBO2? इस जैसी कोई आपने चीज़ पढ़ी है पहले? लास्ट लेक्चर में मैंने रट्टे लगवाए थे आपको 4 फार्मूलाज के, उसमें से किसी चीज़ के साथ रिजेंबलेंस होती है। जिस बच्चे ने पहचान लिया वो अपने आप को शाबाश दे ले। ये मेटाबोरिक एसिड
से निकला हुआ है। मेटाबोरिक एसिड सबसे पहले एम टॉप। मेटाबोरिक एसिड क्या था? मेटाबोरिक एसिड क्या था? HbO2। तो ये NaBO2 जो बना है, इट इज द सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड। तो इसका दूसरा नाम सोडियम मेटाबोरेट। जैसे इसका दूसरा नाम किधर गया? बोरेक्स का। इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। आलोकेज ठीक हो गया जी। बेटा यहां तक इसको देखें। अब मामला क्या होता है? तीन चीजें हैं इस वक्त हमारे पास। एक कैल्शियम कार्बोनेट Na2B4O7, दैट वाज आवर द मेजर कंसर्न के बोरेक्स था, वी वर गोइंग टू मैन्युफैक्चर बोरेक्स। तीसरा NaBO2 मिल गया। अब इसमें क्या मामला करते हैं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये होता है वाटर इनसॉल्युबल। जैसे ये रिएक्शन होता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे जैसे बनता है ना, ये पाउडर फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है। ये देखें ना, ऐसे जैसे मिसाल के तौर पे एक कोई बीकर है, यहाँ पे ये एक बीकर है, इसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विड मौजूद है, तो ये जो क्या करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ये इन द फॉर्म ऑफ पाउडर नीचे बैठना शुरू हो। जब ये नीचे बैठना शुरू हो जाता है तो क्या मेरे लिए कोई मुश्किल है कि मैं ऊपर ऊपर से पानी या ऊपर ऊपर से ये जो सोल्यूशन है इसको निकाल लूँ, इसको अलग कर लूँ? इसको ऐसे कर लिया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठता है, ऊपर ऊपर से पानी को हटा लिया जाता है, उसको फिल्टर कर लेते हैं या उसको ऊपर से उतार लेते हैं। जब उसको ऊपर से उतार लिया तो एक जो इम्प्योरिटी थी वो तो बीच में से गई निकल। अब रह गया मामला इन दोनों का, Na2B4O7 का और सोडियम मेटाबोरेट का। हम क्या करते हैं, ये जो बोरिक एसिड है इसकी सॉल्युबिलिटी आगे हम अभी प्रॉपर्टीज में देखेंगे, बात हो जाएगी इसके ऊपर। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना, ये विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये टेम्परेचर हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है हॉट सॉल्यूशन में, गर्म में। तो जब ये गर्म है तो इट्स सॉल्युबिलिटी इज मोर। आप अभी आगे जाके देखेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करीब करीब 100 ग्राम वाटर में 99.3 ग्राम ऑफ बोरेक्स डिजॉल्व हो जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसे इसका टेम्परेचर कम करते हैं ना, तो ये जो है ना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशन को करते हैं कूल डाउन, कूल करते हैं। सोल्यूशन जब कूल होता है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो ये चूंकि इसके बन गए क्रिस्टल, तो पीछे क्या बचा? मदर लिक्वर। बताएं जरा मदर लिक्वर क्या होता है? फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 फिल्ट्रेशन। क्या होता है मदर लिक्वर? मदर लिक्वर वो चीज होती है जो कि आफ्टर फिल्ट्रेशन जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है। मैंने यहाँ पे एक फनल लगाई, फनल लगा के मैंने इधर रखा एक बीकर, इस फनल में मैंने कोई एक सोल्यूशन डाला, जिस सोल्यूशन के अंदर सम क्रिस्टल्स वर देयर। ठीक हो गया, मैंने इसमें एक सोल्यूशन डाला और इस सोल्यूशन में क्रिस्टल्स भी थे, क्रिस्टल थे, इम्प्योरिटी थी, एनीथिंग। जब मैंने इसमें ये डाला तो क्या होगा कि जो क्रिस्टल्स होंगे वो यहाँ पे रुक जाएंगे। क्रिस्टल्स वो इस जगह पे, यहाँ पे वो रुक जाएंगे। नीचे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे जो डिप आउट हो रहा होगा, डिप आउट होके आपको यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही होगी? सोल्यूशन होगा, फिर पानी होगा, लिक्विड होगा, जो भी होगा, वट एवर इट इज। ये है फिल्ट्रेट। ये क्या है? फिल्ट्रेट। और ये क्या है? क्रिस्टल जो मिले हैं, रेजिड्यू। फर्स्ट ईयर भी साथ आ रही हैं। ये क्या है? रेजिड्यू। जो ऊपर बच गई चीजें रेजिड्यू, जो नीचे चीजें आ गई आफ्टर द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट। तो अब इसमें से क्रिस्टल्स तो हो गए अलग, तो ये जो पानी, सोल्यूशन, लिक्विड जो भी है, ये जो चीज नीचे बची है जिसमें से आपने एक बार क्रिस्टल निकाल ली है, दिस इज कॉल्ड मदर लिक्विड।
क्या बोलते हैं इसको, मदर लिक्विड। अब हमने क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट तो हो गया था सेपरेट आउट, पीछे क्या बचा था Na2B4O7 और NaBO2। Na2B4O7 का मैंने आपको हल बता दिया कि इसकी सॉलिबिलिटी जो है ये डिक्रीज होती है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने उसको किया कूल, उसको कूल किया तो जो Na2B4O7 था वो क्रिस्टल बन गए, उसको क्रिस्टल बन गए, उसको यहाँ पे डाला, वो क्रिस्टल Na2B4O7 के क्रिस्टल यहाँ पे ऊपर मिल गए, नीचे क्या बचा, सोल्यूशन एक बचा, उस सोल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, NaBO2। अब हम क्या करते हैं, इस NaBO2 में से कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है। क्या पास किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट में से कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है, लिक्विड है ना, उसके अंदर से पास की जाती है। जब ये पास की जाती है तो क्या बनेगा, एक चीज सोडियम कार्बोनेट, और जो दूसरी चीज पीछे से बनती है वो बनती है Na2B4O7 बोरेक्स। कोलेमेनाइट यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाती, काइंड ऑफ एक किस्म की डबल प्रोडक्ट मिल गई, हमारा जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है वो ज़ाया नहीं हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी हमें। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखें ज़रा, फिर एक लास्ट पॉइंट सिंपल सी, जो पॉइंट नंबर 3, वो सिंपल सी ये बात है कि जो टिंकल मिलता है हमें, टिंकल क्या है, जो ड्राइड अप लेक्स के कॉर्नर्स पे, उनके साहिल पे, उसके बीच पे कह लें, वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, पाउडर सा होता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ से उसको लेके आ जाता है। अच्छा बाय द वे, जैसे जिन इलाकों में ये लेक्स ड्राइड हो रही हैं ना, लाइक कैलिफोर्निया हो गया, तिब्बत हो, इनके जो करीब करीब के इलाके, इनमें इस बोरेक्स की वजह से मसला भी हो रहा है, क्योंकि ये बोरेक्स है बेसिकली काइंड ऑफ जो फाइन क्रिस्टल सा, बिल्कुल लाइट सा होता है, तो ये अस्थमा कॉज कर रहा है उन इलाकों में। वहाँ पे ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, मैं नेट पे देख रहा था, वहाँ पे कंप्लेंट्स हैं कि जी बच्ची को, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे जी अस्थमा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फ़िज़ा में जिस जगह पे मौजूद है, तो वहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा वो पाउडरी सा इन्वायरमेंट हो गया है इसके मौजूद होने की वजह से। एनीवेज, तो हम क्या करते हैं, उस पाउडर को, टिंकल को वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, उस टिंकल को वहाँ से कलेक्ट करके लाते हैं, उसको सिंपली वॉश करते हैं वाटर के अंदर, उसके अंदर से वाटर गुजारते हैं, पास करवाते हैं, और उसको दोबारा रिक्रिस्टलाइजेशन करवा ली जाती है। सिंपल वो वाला काम होता है जो आपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में आपने जो रिक्रिस्टलाइजेशन वाला तरीकाकार पढ़ा हुआ है, वो क्या था कि आप जनाब उसमें, बल्कि आपने तो इसका प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, ये जो बेंजोइक एसिड की क्रिस्टल्स हैं, इनको प्योरीफाई करने का आपने उसमें क्या किया था, बेंजोइक एसिड को वाटर में डिजोल्व किया था, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद उसको हीट अप किया था, सुपर सैचुरेटेड बनाया था, उसके बाद कूल किया था, तो आपको बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल प्योर फॉर्म में मिल गए थे। वही काम हो रहा है, टिंकल लिया जाता है पाउडर, उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, उसके बाद उसको हीट अप करके उसका सोल्यूशन बना के बाद में उसको जब दोबारा कूल डाउन करते हैं तो प्योर जो बोरेक्स हैं वो क्रिस्टल हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस का, इस तरीके का फ़ायदा क्या होता है, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके जो क्रिस्टल्स हैं ना, क्रिस्टल्स गेट प्योरीफाइड, जो आपके क्रिस्टल्स हैं ना प्योरीफाई हो जाते हैं। अगर उसमें कोई मिट्टी कटा है, कोई उसमें वैसे कोई और कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली वो क्लियर अप हो जाते हैं और आपको प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ओके जी बेटा, आप आए ज़रा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जल्दी से। प्रॉपर्टीज़ में शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, और ये बोर्ड ने आई थिंक 2017 में पूछा भी हुआ। वो क्या है, वो है सॉलिबिलिटी का। देखें ज़रा एक नज़र, है बड़ा ईजी सा, देखें ज़रा एक नज़र। कहता है कि जी बोरेक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज़, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होगा। वो अगर आपको कहता है कि जी एक्सप्लेन द सॉलिबिलिटी ऑफ बोरेक्स इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, कह दे ठीक है, वरना एक्सप्लेन द सॉलिबिलिटी ऑफ बोरेक्स कह दे तो बात वही है। आपने यहाँ से बात लिखनी है, कहना है कि जी इट इज़ स्पेरिंगली सॉलिबल इन कोल्ड वाटर। स्पेरिंगली सॉलिबल का मतलब क्या होता है बच्चे? स्पेरिंगली सॉलिबल का मतलब कम सॉलिबल, जो कम अमाउंट में सॉलिबल है उसके अंदर, जो कम अमाउंट में सॉल्युबल होता है, इंतहाई कम, थोड़ी सी अमाउंट में। तो वो कहता है कि इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, प्रॉपर्टीज की बात करें,
स्पेरिंगली सॉल्युबल है इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन हॉट वाटर में, गर्म पानी में अच्छा खासा सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी का जो वर्डिंग और सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर और जो रेशियो बताएंगे अभी ग्राम्स में, वो याद रखनी है, इस लाइंस को याद करना है। देखें ज़रा, कहता है कि जी इट इज़ मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व 3 ग्राम ऑफ डेकाहाइड्रेट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डेकाहाइड्रेट क्या होता है? Na2B4O7। डेका 10, हाइड्रेट वाटर, डेकाहाइड्रेट। दूसरा इसकी फॉर्म क्या होती है? पेंटाहाइड्रेट, 5। ये टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होता है। इसी पैराग्राफ में भी इसकी भी बात होगी। 62 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाएं, 62 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाएं तो ये बन जाता है पेंटाहाइड्रेट, और 62 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहें तो ये रहता है डेकाहाइड्रेट। तो कहता है कि जब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूँ डेकाहाइड्रेट की, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम टेम्परेचर के ऊपर, लाइक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इसकी सॉल्युबिलिटी जस्ट 3 ग्राम्स है। यानी 100 ग्राम पानी में सिर्फ 3 ग्राम जो बोरक्स है वो डिजोल्व हो रहा है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर? 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। लेकिन जैसे ही कहता है मैं इसका टेम्परेचर करता हूँ इंक्रीज, मैं इसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से उठा के मैं ले जाता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाता हूँ तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है 99.3 ग्राम्स ओवर 100 ml ऑफ वाटर। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या थी? 3 ग्राम ओवर 100 ml। लुक द डिफरेंस कि सॉल्युबिलिटी किस शार्प तरीके से, कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है विद द चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपका रेफरेंस दूँ, आपका उसका फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का, जहाँ पे आपने सॉल्युबिलिटी की बातें ये सारी पढ़ी हुई है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 3 ग्राम पर 100 ml, और जब इसी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहा हूँ, तो ये 99.3 ग्राम डिज़ोल्व हो रही है, ग्राम डिज़ोल्व हो रही है पर 100 ml। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा जी, देखा जरा अगली वही वाली बात छोटी सी कि जी इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज अबव 62 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ पेंटाहाइड्रेट। ये बात 62 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो तो हमें पेंटाहाइड्रेट मिलता है। अगर हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे क्रिस्टलाइजेशन करवाएं, कम डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिस्टलाइजेशन करवाएं, तो वी गेट द मोर वाटर। ऑब्वियसली लॉजिकली इस बात को देखें कि टेम्परेचर लेस वाटर मोर, ठंडे पानी में कम डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो इवेपोरेशन है वो कम होगी, और जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आपने हायर टेम्परेचर पे गए हैं, अबव 62 पे गए हैं, तो यू गॉट 5 वाटर। व्हेन यू आर बिलो द 62 डिग्री सेंटीग्रेड यू गॉट द 10 वाटर। 10 वाटर डिग्री इज कॉल्ड डेकाहाइड्रेट, 5 वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पेंटाहाइड्रेट। यहाँ पे वही वाली बात आपके चैप्टर 9 की सॉल्युबिलिटी कर्व वाली याद है? आप सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे थे और उसका जो डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस कर्व्स 2 इस्तेमाल हुई थी, याद आ जाना चाहिए अब तक। तो जो वर्ड मैंने 2 बोले हैं, कौन कौन से? कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कर्व्स। कंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस कर्व्स में क्या हो रहा था? जब आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे तो उसकी जो कर्व ब्रेक हो रही थी, उसके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो चेंज हो रहा था। तो वही चीज़ तो हो रही है इसमें कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो 10 वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 62 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर पे जाते हैं तो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक हो गया बच्चे? ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और उसके बाद इट इज़ अच्छा जी, इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होता है। आखिरी वाली जो लाइन लिखी हुई है
इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो क्या होता है, अल्कलाइन होता है। जब इसको Na2B4O7 को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो क्या बनता है, दो चीज़ें बनेंगी, ये देखें ज़रा। H2O का क्या मतलब है, OH वाटर, क्या बना, क्या बना, बैलेंस कर लें इसको, 7 आ जाएगा यहाँ पे और 2 आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और 4 आ जाएगा बोरिक एसिड के साथ H3BO3 के साथ। तो ये दो चीज़ें बनी है जनाब, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और H3BO3 बना है इसमें से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ज़्यादा या H3BO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है ज़्यादा? नहीं, जो H3BO3 है ये एक वीक एसिड है, इसकी जो Kc की वैल्यू है आयनाइजेशन की वो 5.9 × 10⁻⁻⁹ के करीब होती है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, यानी काफ़ी पॉइंट्स में डिजिट काफ़ी आगे तक जाता है, तो इसलिए 10⁻⁹ तक है। तो इसका मतलब है कि ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फिर आप बता दें कि जो सोल्यूशन है जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, वाटर में मिलाया जाए, तो सोल्यूशन शुड बी बेसिक और एसिडिक, सोल्यूशन विल बी बेसिक। क्लियर हो गया बच्चे? ओके जी। अच्छा, फिर इसने एक छोटी सी बात ली कि हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है ग्लिसरीन की प्रेजेंस में। अगर इसमें ग्लिसरीन डाली हो तो ये जो हाइड्रोलिसिस है इसको स्टॉप किया जा सकता है। वो क्यों स्टॉप किया जाए वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, आपके कोर्स के कंटेंट में नहीं है, वो फ़ायदा नहीं है उसका। अच्छा जी बेटा, उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ज़रा, हमने बेसिकली ना इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें हमने 3-4 इसके पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। एक हमने इसकी देखनी है हाइड्रोलिसिस, फिर हमने इसकी देखनी है हीटिंग के इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग, फिर हमने इसका रिएक्शन देखना है अमोनियम क्लोराइड के साथ, कि अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलके क्या बना रहा है, फिर हमने देखनी है इसकी आयनाइजेशन रह तो नहीं गया और कोई, हाँ जी, एक रिएक्शन इसका देखना है हमने एसिड्स के साथ, यानी रिएक्शन विथ एसिड। ये 5 चीज़ें इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें डिस्कस होंगी। जो सॉलिबिलिटी की बात हुई है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल है, क्या उसकी है, वो टेम्परेचर के लिहाज से कैसे चेंज हो रहा है, वो फिजिकल में चला जाएगा, ये इसमें आ जाएगा केमिकल। हाइड्रोलिसिस की बात हो चुकी है, अब आ जाएं आप इफेक्ट ऑफ हीटिंग के ऊपर, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। इफेक्ट ऑफ हीटिंग में क्या होगा बेटा कि जब इसको हीट किया जाता है ना, तो इसको हीट करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ है। आप अभी फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो, सेकेंड ईयर में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आप अभी पढ़ेंगे, और बड़ा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो है बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है और बड़ी वास्ट एप्लीकेशन है इसकी। आप भी करेंगे, आप सेकेंड ईयर में अपने एक्सपेरिमेंट्स में सॉल्ट एनालिसिस में ये टेस्ट करेंगे, बोरेक्स बीड टेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि मैं बता भी दूंगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह। बोरेक्स बीड टेस्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम जनाबे अली जो बोरेक्स है ना Na2B4O7 10 वाटर कह लेता हूँ, हम करते हैं इसको हीट। इसको जब किया जाता है ना हीट, तो बेसिकली क्या करते हैं, हम लेते हैं एक प्लाटिनम वायर लेते हैं और प्लाटिनम वायर के ऊपर प्लाटिनम वायर को पहले गर्म किया जाता है। ऐसे मिसाल के तौर पे ये प्लाटिनम वायर को मैं फ्लेम के ऊपर रख के गर्म करता हूँ।
गर्म करने के बाद मैं इसको बोरेक्स साइड पे पड़ा होता है, मैं इसको उसमें से ऐसे करके डिप करता हूँ, ऐसे ऐसे जैसे आप चम्मच से कोई खीर खाने के लिए यूँ डिप करते हैं ना, ऐसे उसके अंदर से मैं गुजारता हूँ। जब मैं इसमें से गुजारता हूँ तो इस प्लैटिनम वायर के ऊपर थोड़ा सा बोरेक्स लगा रह जाता है। जब ये बोरेक्स लगा हुआ इसको मैं इसको दोबारा हीट करता हूँ। मैं जब इसको दोबारा हीट करता हूँ तो ये क्या होता है, ये एक फ्लॉथी मैस बनाता है। ये ना काइंड ऑफ जैसे बबल्स होते हैं ना, फूलना जैसे बबल्स होते हैं, किसी चीज़ को आप गर्म कर रहे हो तो उसमें से बबल निकल रहे होते हैं, तो उस तरह का ये एक मैस बनाता है। पहले इसमें से बबल निकलते हैं और उसके बाद जब इसको मज़ीद थोड़ा सा हीट किया जाए तो ये ग्लासी बीड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्लासी बीड। ये ग्लासी बीड शीशे की तरह ना एक दाना, बीड का मतलब क्या होता है, बीड का मतलब दाना सा, जैसे वो आपकी तस्बीह होती है ना माला, तो तस्बीह के अंदर जो आपके तस्बीह के दाने होते हैं तो इट्स लाइक दैट बीड, जैसे मटर के दाने होते हैं इस तरह से। तो जब इसको हीट अप किया जाता है तो एक ग्लासी बीड बना देता है। एक आप नज़र आएगा आपको, जब आप करेंगे इंशाल्लाह तो आपको नज़र आएगा कि वो एक ग्लासी एक शीशे का एक पीस सा बन जाता है। फिर क्या किया जाता है, अब इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो शुरू होता है। वो क्या, हम इसको करते हैं सॉल्ट एनालिसिस का इस्तेमाल। मैंने इसको ये ग्लासी जो बीड बनाना है इसके ऊपर फिर डाला जाता है सॉल्ट, जो अननोन सॉल्ट होता है। फिर सॉल्ट को डाल के इसको फर्दर गर्म किया जाता है। ये हम इसमें जो इसी पेज के ऊपर 40 के ऊपर जो हेडिंग एक नीचे है केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट, इसको मैं जब देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले देखें ज़रा यहाँ पे क्या बनता है। फिलहाल इस इक्वेशन तक जो बात इसने की है वो क्या है, यहाँ पे बन जाता है Na2B4O7। ठीक हो गया, इसको हीट किया था Na2B4O7, साथ में इसमें से बन जाता है सोडियम मेटाबोरेट NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड। जो तीसरी चीज बनती है ना साथ में, ये अहम है, B2O3। ये अगला जो कमाल होता है ना वो इसका होता है, इसको कहते हैं बोरोन ऑक्साइड। बोरोन ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड इज द रिस्पॉन्सिबल कि ये मेटल के साथ रिएक्शन करती है। यहाँ पे इसने इतनी ही बात की हुई है, नीचे वाली हेडिंग के अंदर जाके इसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करता है। मैं भी वहीं पे बात कर दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पूछ लिया करता होता है कि जी बोरेक्स बीड टेस्ट की केमिस्ट्री बताएं, तो फिर आप उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसमें जो बात मैंने की है और जो फर्दर आगे नीचे वाली हेडिंग में होगी। फिलहाल इस हेडिंग के लिए इस बात को यहाँ तक रख ली। इसको पढ़ने ज़रा, व्हेन हीटेड विद उसमें से वाटर निकल जाता है, स्वेलअप हो जाता है, वाइट पोरस मैस बन जाता है एक्सपल्शन ऑफ वाटर की वजह से, क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास में तब्दील हो जाता है। तो उसके बाद इसमें मेटल ऑक्साइड डिज़ोल्व कर सकता है। सारी बातें सिंपल सिंपल सी, कोई वाली मुश्किल बात नहीं है इसमें। और इसको बैलेंस करने के लिए बस साथ में यहाँ पे 2 आ जाना साथ में। अच्छा जी, अब आए ज़रा नेक्स्ट के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 देखें ज़रा। पॉइंट नंबर 3 भी इसने बोर्ड में पूछा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। वो कहता है कि जी इसका जो एक्वा सोल्यूशन है उसका एसिडिक के साथ क्या रिएक्शन होगा, बताएं जी। एसिड के साथ क्या रिएक्शन होना चाहिए, पहले तो वो बताएं। जब Na2B4O7 को रिएक्शन विद एसिड, अब वो एसिड क्या है, वो HCl भी हो सकता है, वो H2SO4 भी हो सकता है, जो मर्जी यूज कर ले। ठीक हो गया। अच्छा जी, रिएक्शन इसमें होगा क्या, ये बना देता है उसका सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन है। तो मैं ये लिखूंगा कि Na2B4O7, इसका रिएक्शन हुआ जनाबे अली HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके साथ मर्जी करवा लें, है सोल्यूशन है, वाटर डाल लें। क्या रिएक्शन होगा, एक चीज तो बन जाएगी सिंपल सॉल्ट, ये NaCl। अगर रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम सल्फेट, अगर रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ तो सोडियम क्लोराइड। मिक्स नहीं करना,
कंफ्यूज नहीं होना। मैंने दोनों इसलिए इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि पता चल जाए कि दोनों के रिएक्शन में फ़र्क कोई नहीं है। सिर्फ क्या होगा, अगर HCl के साथ रिएक्शन है NaCl, अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन है सोडियम सल्फेट। मुश्किल है कोई? NaCl या Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और जो दूसरी चीज़ बननी है साथ में वो ये हाइड्रोजन्स, ये इनको कंबाइन करके जो चीज़ बननी है वो बननी है बोरिक एसिड H3BO3। H3BO3 बैलेंस इसको कर लें, 2 HCl के साथ आ जाएगा अगर इसके साथ करेंगे, और NaCl के साथ 2 और 4 आ जाएगा H3BO3 के साथ। मुश्किल है आपको पता। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 4, जब रिएक्शन किया जाता है इसका रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड, रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड, बाकी सारी बातें कोई डिफरेंस खास नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का एडिशन हो जाएगा। देखें ज़रा, Na2B4O7 प्लस किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? अमोनियम क्लोराइड के साथ। एक चीज़ तो सिंपल ये बन गई NaCl, एक चीज़ बोरिक एसिड बन जाएगी H3, नहीं सॉरी बोरिक एसिड नहीं, बोरोन ऑक्साइड B2O3। एक चीज़ बन जाएगी वाटर, और जो नई एक चीज़ बन रही है जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुई कहीं पे, वो है बोरोन नाइट्राइड Bn। ये 4 प्रोडक्ट बनती हैं अमोनियम क्लोराइड के केस में। ये भी बोर्ड में उसने पूछा हुआ है, ये उसने इक्वेशन के तौर पे पूछा हुआ है कि Na2B4O7 रिएक्शन कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन रहा है? वो बना रहा है B2O3, वाटर, NaCl। ये तो सारी ऑब्वियस सी चीज़ें थी, ये पहले भी बनती रही हैं। जो नई चीज़ इसमें क्या आ रही है वो आ रही है Bn, बोरोन नाइट्राइड। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट देखें ज़रा आप, वो कहता है कि जी बोरेक्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर आयनाइजेस एज, आप बता दें कैसे आयनाइज होना चाहिए। इसकी जो आयनाइजेशन है, 5वां जो पॉइंट था मैंने आपको बताया था 5 चीज़ें इसमें डिस्कस करनी थी, तो जो आयनाइजेशन है वो कैसे होनी है? अब आयनाइजेशन, Na2B4O7 ionized to Na-B4O7, सिंपल। B4O7 की जो वैलेंसी है -2 होती है, यहाँ पे आ जाएगा -2, और ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। कोई मुश्किल नहीं। कैसे आयनाइजेशन हुई इसकी? Na2B4O7, ये जो Na2B4O7 लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, जो B4O7 पोर्शन है इसकी वैलेंसी है -2, ये इसकी -2 वैलेंसी इसके ऊपर लिखी गई, सोडियम अलग आ गया। अच्छा, अब B4O7 को अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम होता है। बेसिक मीडिया ज़ाहिर, देखें ज़रा ये क्या बनाएगा। जब ये वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये बनाता है बोरिक एसिड, वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये बनाता है बोरिक एसिड और साथ में हाइड्रोक्सिल आयंस। तो हाइड्रोक्सिल आयन से मुराद फिर वही वाली बात होगी हमारी शुरू में जो जहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ी है, वो क्या था? वो यही बात तो थी कि ये जो हाइड्रोक्सिल बना है ये बेसिकली अब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सोडियम अगर इस सोल्यूशन में मौजूद होगा, जैसा कि ये मौजूद भी है, तो ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली वही पॉइंट नंबर 1 ही जो डिस्कस हुआ था उसी पॉइंट की एलैबोरेशन हुई है मजीद। सिर्फ इसको शुरू कैसे किया है, इसको ज़रा आयनाइजेशन से शुरू कर दिया। आयनाइज हो या B4O7 बना, B4O7 वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर H3BO3 और साथ में हाइड्रोक्सल, अगर सोडियम पोटाशियम जो भी यहाँ पर मौजूद होगा इसके अंदर, वो इसके साथ मिलकर बेसिक मीडिया बना देगा। क्लियर हो गया बेटा? ओके जी, ये लास्ट लाइन इसकी देखें, फिर इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे।
लास्ट लाइन में कहता है कि जी एक जो स्ट्रॉन्ग अल्कली है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म विच इज़ हाईली आयनाइज्ड, ऑन द अदर हैंड बोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड आयनाइज्ड टू लिटिल एक्सटेंट, वीक एसिड है। सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स एज अ होल इज़ अल्कलाइन नेचर। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें पॉइंट नंबर 1 में भी ये बात हो गई है कि ओवरऑल ये सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक हो गया बेटा, इसको यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम बोरेक्स बी टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। बोरेक्स बी टेस्ट में शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसका ये इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको ये बता दिया है कि बोर्ड में इसने पूछा हुआ बार बार। एक फ़ायदा तो आपको ऑब्वियसली ये होगा कि आप यहाँ के हवाले से अपना शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, और दूसरा आपको फ़ायदा इसका होगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं जब आप अपनी वो करेंगे प्रैक्टिकल्स करेंगे। बोरेक्स बी टेस्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिहाज से काफ़ी अहम है। कम अज़ कम भी कोई 30 के करीब एलिमेंट्स हैं जिसको क्वांटिटेटिव कह रहा हूँ, सॉरी क्वालिटेटिव आपने चैप्टर सेकंड में फर्स्ट ईयर के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का वर्ड पढ़ा हुआ, सुना हुआ। वहाँ पे क्या था वो? क्वालिटेटिव और दूसरा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दो तरह के एनालिसिस हुआ करते थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या हो रहा था कि आपको उसकी जो क्वालिटी थी आप पहचान रहे थे कि कौन सी चीज़ मौजूद है, और क्वांटिटेटिव में आप देख रहे थे कि कितनी चीज़ मौजूद है। तो ये जो बोरेक्स बी टेस्ट है ये आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है, इसमें क्वालिटेटिव मिलता है आपको एनालिसिस में। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली आप जो भी उसके ऊपर मेटल का सॉल्ट डालेंगे वो आपको ये बता देगा अपने डिफरेंस इन कलर के ज़रिए। जब आप उसको फ्लेम में रखते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि उसको आप प्लाटिनम वायर पे डाल के जब बोरेक्स को डाल के उसको हीट करते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड टू अ फ्लॉथी मैस। वो फिर फ्लॉथी मैस फर्दर आप उसको हीट करते हैं तो वो एक ग्लासी बीड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस ग्लासी बीड के ऊपर जब आप सॉल्ट डालते हैं, जो भी आपका अननोन सॉल्ट होता है वो डाला जाता है उसके ऊपर, आप उसको हीट करते हैं तो फिर उसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम के लिहाज से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होते हैं। तो जब उसमें हीट किया जाता है ना उसको, तो फिर उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है। हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक पूरी लिस्ट मौजूद है। आप अपने सेकेंड ईयर के उसमें देखेंगे प्रैक्टिकल्स में, सॉल्ट एनालिसिस में, तो उसमें भी आप देखेंगे एक पूरी हमारे पास लिस्ट मौजूद है कि भाई साहब जब कॉपर का सॉल्ट हो तो ये क्या कलर देता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या कलर देता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या कलर देता है, एल्यूमिनियम हो तो वो क्या कलर देता है, मैग्नीशियम हो तो वो क्या कलर देता है। तो हर एक का कलर डिफरेंट है, हर एक का कलर उस लिहाज से डिफरेंट है। तो ये जब आप उसको हीटअप करते हैं तो वो कलर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्लेम में कलर क्या है, उस कलर के लिहाज से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा सॉल्ट है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर तफसील से बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक रखें फ़िलहाल। स्पीड शुरू में हमारी ज़रा ज़्यादा थी क्योंकि उस वक्त जो कोर्स ब्रेकअप था वो कुछ क्लियर नहीं था। यूजुअली हम जो हाफ 8 चैप्टर हैं ये करवा दिया करते होते हैं 2 माह में, 2 से 2.5 माह में। तो लेकिन बाद में पता चला कि इसकी जो ब्रेकअप, अब चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ब्रेकअप इसको ज़्यादा दिया गया, टाइम ज़्यादा दिया गया, तो इसीलिए फिर मैंने स्पीड भी कम कर ली। वरना पहले हमारा हुआ करता था एवरेजली 1 हफ्ते में 1 चैप्टर हो जाता था। तो शुरू में आपने देखा होगा मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ भी थी, तो लेकिन उसके बाद से जब से कोर्स ब्रेकअप चेंज हुआ है, अब मैंने जो कोर्स है ये करीब 3.5 महीनों में ख़त्म करना है 8 चैप्टर, तो इसलिए फिर मैंने अपनी स्पीड भी कम कर ली है। लेकिन आप इसका फ़ायदा उठाएं, इसको याद करें, चीज़ों को इतनी आसानी से इतना क्लियरली याद करें कि जब आप बोर्ड में अपीयर होने वाले हों और हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपका पेपर हो तो आप उस वक्त चीज़ों को सिर्फ रिवाइज़ करें, उस वक्त चीज़ों को आपको याद ना करना पड़े। चीज़ों को याद अभी करें, अपने नोट्स वगैरह हर चीज़ प्रिपेयर अभी करके रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करें। यहाँ तक चीज़ों को रखें, इसको क्लियर करके आइएगा, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बोरेक्स बी टेस्ट से। गुड लक बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।